हाँ भाई, ऐसा है कि आज हम लोग जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो भैया जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जहां पे आप लोगों को डिफिकल्टी हो सकती है वही मैं यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलो भाई शुरुआत कर देते हैं हम लोग इससे। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको तो पता ही है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी बेसिकली इंटरमिक्सिंग होती है। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उनकी जो एनर्जी है उनका भी क्या होता है वहां पे रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो जब इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाती है तो इंटरमिक्सिंग से कुछ नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। और नए ऑर्बिटल को क्या कहते हैं भैया? उनको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑलराइट, तो जैसे हम लोगों ने कहा कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या होगा? एक s का ऑर्बिटल, तीन p के ऑर्बिटल जो कि क्या है अपने पास में px py और pz पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और d ऑर्बिटल की यदि बात करें तो d का एक ही ऑर्बिटल है और वो ऑर्बिटल कौन सा है भाई? वो है अपने पास में dz स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब हो गया तो उससे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं और उनका नाम क्या हुआ भाई? उनका नाम हुआ sp3d ऑर्बिटल्स। ऑलराइट, तो अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर है वो कितना होता है? हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है इसका 5। ठीक है, लोग इसे स्टेरिक नंबर भी बोलते हैं, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नंबर बोलते हैं इसे, कोई दिक्कत? तो देखो हाइब्रिडाइजेशन नंबर जो है ना इसका क्या होता है? 5 होता है, जो कि आसानी से आप कैलकुलेट करते हो। और एक एक आपके पास में सिंपल फॉर्मूला होता है उसके लिए, और वो क्या होता है भाई? 1/2 इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस क्या? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। उसके बाद क्या भैया? माइनस माइनस क्या होगा आपके पास में यहाँ पर? माइनस आपके पास में होगा पॉजिटिव चार्ज। और प्लस आप किसको करेंगे? प्लस आप करेंगे भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, सबका एडिशन कर देते हैं और उसका हाफ लेते हैं, तो दैट गिव्स हाइब्रिडाइजेशन नंबर। ऑलराइट, तो अब देखो जैसे मैं आपसे बात करूं कि एक PCl5 है, PCl5 में यदि आप हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे तो फास्फोरस के वैलेंस शेल के अंदर में जो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है वो कितने हैं भैया? 5। और मोनो नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने आपके पास है? 5। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है वो भी कितने भाई? 5। तो 5 5 5 10 10, उसका आधा किया तो कितना हो गया आपके पास में? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 आया। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि इसके अंदर में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या अपने पास? sp3d। अब देखो इंपॉर्टेंट तो क्या है, इसकी ज्योमेट्री है। देखो जैसे हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं sp3d के अंदर में, तो आपको तो पता ही है कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। नहीं पता है तो समझ लो, इसका जो शेप है वो क्या अपने पास में? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप है। तो अब जैसे ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप की बात करें तो भाई कैसे दिखता है? तो ये अपने पास में ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और इस पे आपने क्या करे, दो और बॉन्ड लगा दिए, तो ये क्या हो गया अपना? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में क्या है? दो टाइप के बॉन्ड है। तो दो टाइप के बॉन्ड कौन कौन से हैं? ये जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो बॉन्ड होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं भैया एक्सियल बॉन्ड। और जो ट्रायंगल के साथ वाले बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो थिंग गोज लाइक कि इसके अंदर में दो टाइप के बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब यार दो टाइप के बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो मतलब ऑब्वियस है कि उनके बीच में कोई डिफरेंस होगा, तभी बोल रहे हैं कि दो टाइप के हैं अपने पास में। तो जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड के साथ में क्या पिक्चर है कि ये एक्सियल बॉन्ड जो है ये एक्चुअली में लॉन्ग होते हैं, लंबे बॉन्ड होते हैं ये। और साथ में क्या होते हैं? ये वीक भी होते हैं। मतलब ये बॉन्ड जो है वो जो बॉन्ड है वो लंबे होंगे इन कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड, और क्या होंगे? वीक भी होंगे इन कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल वन। दूसरी बात तो ये है कि जो अपने इक्वेटोरियल बॉन्ड है, मतलब ये जो अंदर वाले हैं ट्रायंगल के साथ में, बेसिकली आप ध्यान रखें कि इसका जो A2E3 टाइप का कॉम्बिनेशन है, दो एक्सियल बॉन्ड तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होंगे? शॉर्ट होंगे इन कंपैरिजन टू द एक्सियल बॉन्ड, और क्या होने वाले हैं? ये स्ट्रॉन्ग भी होने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई कि भाई इसके अंदर में क्या होता है, शेप कैसा होता है, कौन से बॉन्ड होते हैं, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड वीक है, कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि मेन जो प्रॉब्लम हो जाती है वो इस बात को लेके होती है कि भाई यदि हम लोगों को कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ गया या कोई आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया है तो कौन सा एटम जो है वो किस पोजीशन पे लगा है।
ठीक है। तो उसके लिए भी सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप हमेशा एक बात को ध्यान रख लें कि जब भी आप बात कर रहे हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो मॉलिक्यूल में उसको आप बिल्कुल इक्विटोरियल बॉन्ड वाली पोजीशन दे दें, सॉरी उसको आप बिल्कुल एक्सियल बॉन्ड वाली पोजीशन दे दें। तो जब एक बार आप लोगों ने एक्सियल बॉन्ड वाली पोजीशन दे दी, और वो किसको देंगे आप, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स को इक्विटोरियल पोजीशन, सॉरी एक्सियल पोजीशन जो है वो दे देते हैं। वहीं पर यदि आप बात करो कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर वो तो ऑब्वियस है इक्विटोरियल पोजीशन पे आएंगे। अब यदि हम लोग बात करें कि भाई लोन पेयर की समस्या को कैसे समाधान करें, लोन पेयर कहाँ पे लगाएं, इसमें भी समस्या होती है। लोन पेयर या फिर और एक क्या होता है अपने पास में, डबल बॉन्ड भी आ जाते हैं कई सारे मॉलिक्यूल में, तो भाई उनको कहाँ पे लगाएं। तो जो लोन पेयर और डबल बॉन्ड है, इनकी पोजीशन हमेशा हमेशा कहाँ पर होगी, दे विल ऑलवेज हैव द इक्विटोरियल बॉन्ड वाली पोजीशन, ठीक है। तो इक्विटोरियल बॉन्ड वाली पोजीशन आपको किसको देना है भाई, लोन पेयर और डबल बॉन्ड को देना है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आपको एक्सियल बॉन्ड की पोजीशन दे देनी है। तो अब जब आप ऐसा करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड मिलेंगे, मतलब दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड है तो दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड एंगल मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल, ठीक है। ये जो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल किसके बीच में होगा, ये बॉन्ड एंगल होगा एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड के बीच में। तो एक एक्सियल बॉन्ड या एक एक्सियल बॉन्ड और एक इक्विटोरियल बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ 90 डिग्री। तो चाहे तो आप भाई ये वाला बॉन्ड एंगल ले लो, ठीक है, चाहे आप ये वाला बॉन्ड एंगल ले लो, चाहे आप ये वाला बॉन्ड एंगल ले लो, तो इट इज गोइंग टू बी ऑफ 90 डिग्री। और दूसरा क्या है, दूसरा बॉन्ड है भैया 120 डिग्री का, जो कि हमेशा क्या है, दो इक्विटोरियल बॉन्ड के बीच में होगा, ठीक है। तो एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड होंगे, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड सॉरी एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, और इक्विटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल जो है वो कितने का होगा, 120 डिग्री का वहां पे होने वाला है। ऑलराइट, तो अब देखो ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है, कौन से मॉलिक्यूल में क्या क्या जो है शेप होना है, हाइब्रिडाइजेशन होना है। तो जैसे यहाँ पे अपने एग्जांपल शुरुआत करा था PCl5 के साथ में, तो एक जो PCl5 है, PCl5 का स्ट्रक्चर टिपिकली इसी टाइप का होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो A है, A की जगह हम लोग एक Cl लगा देंगे, दूसरे A की जगह दूसरा Cl, ठीक है। फिर E की जगह हम लोगों ने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, देन वी हैव Cl एंड देन वी हैव द फिफ्थ Cl। तो इस तरीके से कुछ हमें शेप मिल जाता है PCl5 का, एंड दैट इज फाउंड टू बी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। लेकिन भैया देखो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो PCl5 है एक्चुअली में, ये PCl5 डिसोसिएट होता है किसके अंदर में, डिसोसिएट हो जाता है PCl3 के अंदर में अलोंग विद Cl2। तो पूछते हैं कि भैया ऐसा क्यों हो जाता है कि ये डिसोसिएट हो गया PCl3 और Cl2 के अंदर में। तो उसका रीजन तो सिंपल सा यही है कि हमारे एक्सियल बॉन्ड है दो, है ना, और तीन के अपने पास में इक्विटोरियल बॉन्ड है। तो एक्सियल बॉन्ड जैसे हमने बात कर ही ली है कि ये कैसे है भैया, लॉन्ग है और क्या वीक है। तो एक्सियल बॉन्ड का जो क्लोरीन है वो टूट जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्ट टू द Cl2, और PCl3 जो है वहां पर रहता है, तो दैट कम्स आउट एज इट इज। तो दैट इज व्हाई ये जो PCl5 है वो डिसोसिएट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टू एक्सियल बॉन्ड व्हिच आर लॉन्ग एंड वीक। अगला क्या क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये पूछा जाता है कि ये जो PCl5 है, ये PCl5 सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में होता है। तो PCl5 सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि ये जो है फर्दर स्प्लिट होता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गेट्स कन्वर्ट टू द PCl4 पॉजिटिव, और साथ में क्या मिलता है हम लोगों को, साथ में मिलता है PCl6 नेगेटिव। ऑलराइट, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो बेसिकली सॉलिड स्टेट में ये इस तरीके से आयन फॉर्म में स्प्लिट अप हो जाते हैं। दैट इज व्हाई ये जो PCl5 है ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे ही PBr3 PI3 के बारे में भी पूछा PBr5 और PI5 के बारे में भी पूछा जाता है, पर वहां पर थोड़ी सी अलग कंडीशन होती है। तो जैसे मैं PBr5 की बात करूं तो ये किस में टूटेगा भाई, ये टूटेगा आपका बेसिकली PBr4 पॉजिटिव के अंदर में, अलोंग विद यहां पर क्या होगा आपके पास में Br नेगेटिव होगा। सो इट वोंट बी लाइक कि PCl6 नेगेटिव के जैसे नहीं होगा। तो एक्चुअली में PCl5 में भी ऐसा ही हो रहा है कि पहले ये स्प्लिट जो होता है, इट स्प्लिट अप इनटू द PCl4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव।
लेकिन यहाँ पर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हो जाती है, तो ये जो PCl5 है ये ओवरऑल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप का होता है। तो फिर मतलब जो फास्फोरस है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो इस वजह से जो Cl नेगेटिव बना है वो जाके फिर से फास्फोरस से जुड़ेगा एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू द PCl6 नेगेटिव में। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप वहां पे वो बना लेते हैं, दैट्स हाउ PCl6 नेगेटिव इज फॉर्म ओवर देयर। ठीक है। भैया एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जैसे दो मॉलिक्यूल आपको दे दिए जाए, आपसे बोला जाए कि भाई एक आपके पास में क्या है, एक आपके पास में है PCl2F3 और दूसरा आपके पास में क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास में PF2Cl3। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल है और पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है एक्चुअल में PCl2F3, इसका जो डायपोल मोमेंट है, ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो नहीं होता है। तो ये पूछा जाता है कि इसका डायपोल मोमेंट है जो वो जीरो क्यों नहीं है, और जो PF2Cl3 है इसका डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो क्यों है। ठीक है, तो ये भैया अच्छा क्वेश्चन है कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों है और इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों नहीं है। तो दिस थिंग कैन आल्सो बी एक्सप्लेन इफ यू नो द हाइब्रिडाइजेशन, और आपको ये पता हो कि जो हमारे पास में अलग अलग एटम्स हैं उनकी पोजीशन कहां कहां पे आएगी। तो जैसे पहले वाले मॉलिक्यूल की बात करें PCl2F3, तो PCl2F3 के अंदर में क्या होगा, इसको चेंज कर देते हैं PCl2F3 में। तो देखो PCl2F3 में आपको एक बात पता है कि भाई फास्फोरस है, फास्फोरस के यहां पर एक फ्लोरीन एटम, ये दूसरा फ्लोरीन एटम जो कि एक्सियल पोजीशन पे चले गया। अब तीसरा फ्लोरीन कहां लगाओगे, तो क्या तीसरा फ्लोरीन जो है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, और बाकी के जो दो Cl है वो कुछ यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे। तो अब देखो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर ये जो दो एक्सियल वाले फ्लोरीन है, ये तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये डायपोल मोमेंट नेट क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन यहाँ पर Cl के साथ में जो हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर है उसके अंदर में होता है, तो ओवरऑल जो इसका डायपोल मोमेंट है वो कुछ ओवरऑल इसका डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ में यहाँ पे इसके अपोजिट में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है, तो दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग सम डायपोल मोमेंट। तो इसके जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होती है। वहीं पे यदि आप बात करोगे किस मॉलिक्यूल की, PF2Cl3 की, तो PF2Cl3 में जो कैसे वो डिफरेंट हो जाएगा, वो कैसे डिफरेंट होगा, मान लो यहाँ पे फास्फोरस है, ठीक है, इस फास्फोरस के साथ में आपने क्या लगा दिया, दो फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन तो कहां पर आएंगे भैया, ये फ्लोरीन तो डेफिनेटली एक्सियल पोजीशन पे ही आने वाले हैं। तो ये एक्सियल पोजीशन आ गई दो फ्लोरीन की आपके पास में, और जो आपके पास में Cl है वो Cl जो है बाकी कहां पे तीन Cl है, तो दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अब यहां पर क्या होता है कि ये जो प्लेनर क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से में प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट होता है PCl बॉन्ड्स का, वो क्या हो जाता है, आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। और फ्लोरीन तो ऑलरेडी है ही से ये बात स्टेबलाइज की, फ्लोरीन जो है वो कैसा है हमारे पास में, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दो बॉन्ड है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका भी जो डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है वो भी क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट जो हमारे पास में PF2Cl3 है, इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। ऑलराइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। और अभी हम लोग जो एग्जांपल लेने वाले हैं उसमें हम लोग VSEPR थ्योरी को बेसिकली इंक्लूड करेंगे। तो जैसे VSEPR थ्योरी के अंदर में क्या है, ये थ्योरी बेसिकली बेस्ड है भाई इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन के ऊपर में। ठीक है, नाम ही इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, तो नाम से पता चलता है कि वैलेंस शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन है, उनके पेयर के बीच में रिपल्जन होगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्जन किसके बीच में भैया, लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज्यादा, उसके बाद में क्या, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद में क्या होता है भैया, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्जन। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर में जो है रिपल्जन सबसे कम टाइप का होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्जन जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, मेन चीज ये है कि ज्योमेट्री चेंज हो जाती है इसके अंदर में। ठीक है, तो दैट इज व्हाई VSEPR थ्योरी इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट। तो देखो जैसे इसमें PCl5 में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग SF4 का। तो अब जैसे SF4 है, तो अब आपको ये तो पता चल ही गया है कि शेप कैसा होने वाला है, कौन सा एटम कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, तो हम सीधे वही करते हैं। तो भाई सल्फर है, सल्फर सेंट्रल एटम,
उसके साथ में क्या है हमारे पास में 5 पोजीशंस है और 4 फ्लोरीन है। तो एक फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे, दूसरा भी इक्वेटोरियल पे, तीसरा भी इक्वेटोरियल पे, और जो फोर्थ है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और सल्फर में आपको पता है कि भैया कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर के अंदर में टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा जो कि क्या करेगा, लोन पेयर वाली पोजीशन, मतलब लोन पेयर के फॉर्म में इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो शेप हो जाता है ना, इसका शेप हो जाता है अपने पास में सी सॉ टाइप का शेप। ठीक है, तो जब भी आपके पास में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और मॉलिक्यूल आपका किस टाइप का हो, मॉलिक्यूल हो आपका MlB4 टाइप का। ठीक है, तो MlB4 का मतलब क्या है, A मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड B मींस बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो उसका जो शेप है वो कैसा होगा, सी सॉ टाइप का होगा। कुछ बुक के अंदर में इसमें के शेप्ड बोला जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। के शेप्ड टाइप का कोई स्ट्रक्चर कभी होता नहीं है। तो दैट इज नॉट द के शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज एक्चुअली द सी सॉ काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर। ऑलराइट, और एग्जांपल देखिए, तो और एग्जांपल में जैसे हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल OF2 XeO2F2 का ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब XeO2 और F2, तो अब इसके अंदर में भी क्या है, वही स्थिति है कि जेनॉन है, जेनॉन के वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो तो एक्सियल पोजीशन पे चल गए भैया, दोनों फ्लोरीन हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन पे लगा दिए। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हमारे पास में दो क्या बचे हुए हैं, दो बचे हुए हैं ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन इधर लगाया, एक ऑक्सीजन इधर लगाया, फिर क्या इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक बचेगा यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देयर विल बी द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अगेन इट विल हैव द सीसॉ काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि होता ये है कि इस तरीके से दो बॉन्ड इस तरीके से रहते हैं और दो बॉन्ड इसके इधर की तरफ से रहते हैं। ठीक, मतलब ये हमें इस तरीके से यहाँ पे 2D में दिखता है, लेकिन ये जो है इसके परपेंडिकुलर में है। ठीक है ना, तो ये जो है हमारे पास में के शेप टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द सीसॉ काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर। और एग्जांपल की यदि मैं बात करूं तो आप जेनिक एसिड ले लें। तो जेनिक एसिड जो है वो क्या है भाई, जेनिक एसिड है आपके पास में H2XeO4। तो H2XeO4, अब देखो जो भी एसिड है, एसिड का तो बेसिक फंडा ये है कि उसके अंदर में OH बॉन्ड जो है वो जो है वहां पर प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, और जो जेनॉन है, जेनॉन के अंदर में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d होता है। तो 5 बॉन्ड रहेंगे भैया, 5 बॉन्ड में क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे पोजीशन। तो ये एक पोजीशन हो गई ऑक्सीजन की, ये दूसरी पोजीशन हो गई ऑक्सीजन की, एंड वी हैव द डबल बॉन्ड ओवर हियर। और यहां पर क्या लगा रहेगा, यहां पर OH कुछ इस तरीके से लगा रहेगा। ठीक है, और देयर विल अगेन बी अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारा जेनिक एसिड हो गया। जेनिक एसिड है तो OH डेफिनेटली वहां पर है। ठीक है, जो जनरली हमारे एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, H डोनर्स होते हैं। तो जेनिक एसिड का स्ट्रक्चर भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से सीसॉ टाइप का हो जाता है। आगे चलते हैं और कुछ इसके अंदर में वेरिएशन की बात करते हैं। तो देखो इसमें वेरिएशन तो काफी सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग लेने वाले हैं वो कौन सा है हमारे पास में, ClF3। तो अगेन ClF3 है, Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं आपके पास में 3, टोटल कितना हो गया 10, 10 को डिवाइड करा कितना हो गया भैया 5, पर मतलब हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या हो गया 5 हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया अपने पास में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो अब देखो इसके अंदर में भी पोजीशनिंग करनी है, तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन उठाया हमने यहाँ पे लगा दिया इसको। तो अब देखो इसके भी 5 बॉन्ड है भैया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन तो बेसिकली अपने आ जाएंगे कहां पे, पहले ये ऑक्यूपाई करेंगे एक्सियल पोजीशन, देन इट विल हैव दी वन इक्वेटोरियल पोजीशन। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। तो जब ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसका जो शेप है वो ओवरऑल कैसे दिखता है, हमें टी टाइप का शेप दिखता है, बिकॉज दो बॉन्ड इस तरीके से है और एक बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से है। ठीक है, मतलब ये एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है, और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तो ये टी टाइप का आपको दिख रहा है। तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट टी शेप है एक्चुअली में ये। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज द टी शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, सेम केस जो होगा वो किसके साथ में होगा, सेम केस होगा भाई आपका ICl3 के साथ में। ठीक है, अब ये जो ICl3 है, ICl3 के साथ में भी यही केस होना है। फर्क क्या होगा कि यहाँ पे सेंटर एटम आयोडीन और जो उसके साथ के एटम है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। लेकिन जो ICl3 है, ICl3 का केस डिफरेंट है।
ICl3 जो होता है वो बेसिकली एक डायमरिक फॉर्म में होता है, और जब ये डायमर बनाता है तो डायमर में देखिए कुछ इस तरीके से कंडीशन होगी। ये जो दो क्लोरीन है, इन दो क्लोरीन के दो आयोडीन है, इनके बीच में दो क्लोरीन ब्रीचिंग पोजीशन पर होंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, एक मॉलिक्यूल का, एक ICl3 मॉलिक्यूल का क्लोरीन दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बनाएगा, और दूसरे ICl3 का मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, पहले वाले के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो दैट इज हाउ ये जो मॉलिक्यूल होता है दिस अंडरगो डायमराइजेशन, और बेसिकली ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है भैया I2Cl6 के अंदर में। ऑलराइट, तो ICl3 के केस में कुछ इस जो ICl3 का केस है वो डिफरेंट हो गया। यदि हम लोग बात कर रहे हैं CCl3 का तो उसका केस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बिकॉज जस्ट ICl3 जो है वो डाइमराइज हो जाता है। और एग्जांपल की बात करें हम लोग तो और एग्जांपल में जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं भाई I3 नेगेटिव का एग्जांपल ले लें। तो I3 नेगेटिव में भी क्या है, जो सेंट्रल एटम है वो आपके पास में आयोडीन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, दो आयोडीन उसके साथ में जुड़े हुए हैं, दो मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए 9, और एक नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास में, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसके अंदर में भी, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो जो शेप है वो कैसा होगा हमारे पास में, ट्रायगोनल पिरामिडल टाइप का होगा, ठीक है। तो अब ट्रायगोनल पिरामिडल शेप में समझने वाली बात ये है कि दो आयोडीन एटम है केवल जो कि जुड़े हुए हैं इसके साथ में, तो दे विल ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन एज इट इज, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसके बाद में क्या है, आयोडीन के अंदर में बच गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए भाई, 7 था और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से जुड़ गया तो 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, दो उसमें से यूज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो वो कुछ इस तरीके से पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और इस केस में जो शेप है हमारे पास में वो क्या आ जाता है, वो शेप हो जाता है यहाँ पे लीनियर शेप। ऑलराइट, तो जो मॉलिक्यूल है I3 नेगेटिव दैट बिकम्स लीनियर। वहीं पे यदि हम लोग इसके अंदर में चेंज कर दें, और अब हम लोग क्या करें, जो I3 है, I3 से हम लोग नेगेटिव चार्ज को हटा दें, साथ में एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं यहाँ पे, तो दिस गेट कन्वर्ट टू द I3 पॉजिटिव। अब यदि आपसे पूछा जाए कि I3 पॉजिटिव का शेप क्या है भैया, तो I3 पॉजिटिव का जो शेप है, I3 पॉजिटिव इज गोइंग टू हैव अ शेप जिसमें क्या है कि आयोडीन जो है, आयोडीन के अंदर में बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो I3 होगा हमारे पास में I3 पॉजिटिव, इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक आयोडीन जो है इस तरीके से एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, देन वी विल हैव 2 लोन पेयर ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, इसके अंदर में 2 लोन पेयर हो जाएंगे, मतलब ये दोनों अलग अलग केस है। ये वाला जो केस है ये कौन सा है हमारा, ये केस है हमारा ML3B2 टाइप ऑफ द केस है, और ये जो केस है ये कैसा है हमारे पास में ML2B2 टाइप ऑफ द केस। ऑलराइट, तो बिकॉज ऑफ दैट आप देखेंगे कि यहाँ पर जो I3 पॉजिटिव है इसका शेप जो है वो कैसा हो गया हमारे पास में, बेंट शेप हो गया, ठीक है। तो भैया ये था हमारे पास में sp3d हाइब्रिडाइजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ द sp3d हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा।